शिक्षा पर सहायक क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के यानी इग्नू के सहायक क्षेत्रीय निदेशक श्री हरीश कुमार केवट से दीपंकर तिवारी की बातचीत। हमारी प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षा किसी भी तरह से बाधित ना हो, इसके लिए शासन ने कई प्रयास किए हैं, जहां पर आज हम देखते हैं कि एक नियमित शिक्षा के लिए स्कूल है, कॉलेज है, साथ ही जो व्यक्ति रोज स्कूल नहीं जा सकते हैं, किन्हीं कारणों से उनकी पढ़ाई बाधित होती है, इनके लिए सरकार ने मुक्त शिक्षा का प्रावधान रखा है, जो स्कूल के स्तर पर भी होता है और कॉलेज के स्तर पर भी होता है। आज मुक्त शिक्षा पर यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है, दूरस्थ शिक्षा है, इस पर बात करने के लिए आकाशवाणी स्टूडियोज में उपस्थित हैं सहायक क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के सहायक क्षेत्रीय निदेशक श्री हरीश कुमार केवट जी। सबसे पहले तो डॉक्टर हरीश कुमार केवट जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप काफी व्यस्त हैं और अपने व्यस्त समय में से आकाशवाणी को अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए हम सबसे पहले आपको धन्यवाद करते हैं जी। जैसा कि सर हमने बताया अपने श्रोताओं को से कि जो दूरस्थ शिक्षा है, इसका बहुत विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। तो दूरस्थ शिक्षा को शिक्षा की किस प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है और उसे किस प्रकार से आप देखते हैं? दूर शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा जो बोला जाता है वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसके लिए इंग्लिश में एक टर्म है जी, जिसको संक्षिप्त रूप ओडीएल है। तो जब हम भारत में दूर शिक्षा की बात करते हैं तो वैसे दूर शिक्षा का एक स्वरूप प्राचीन परंपरा में भी रहा है। जब हम देखते रहे कि आश्रम परंपरा में, गुरुकुल परंपरा में ऋषि मुनि अपने छात्रों को पढ़ाते रहे, फिर उसी का एक उदाहरण देखते हैं कि एकलव्य ने अपने द्रोणाचार्य को गुरु माना और फिर दूर शिक्षा से अपने आप को धनुर्धर सिद्ध किया। तो ये एक प्राचीन उदाहरण भारत में काफी पहले से उपलब्ध है। पर अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं और मूलतः स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं तो उसका एक स्वरूप आया पत्राचार पाठ्यक्रम या पत्राचार अध्ययन प्रणाली, तो जिसको करेस्पॉन्डेंस कोर्सेस कहा जाता रहा, करेस्पॉन्डेंट एजुकेशन कहलाता रहा। उसी का जो स्वरूप है उसको और उन्नत किया गया, जिसको दूर शिक्षा में परिवर्तित किया गया, क्योंकि हम देखते हैं पत्राचार में मात्र एडमिशन होने के बाद कुछ अध्ययन सामग्री, संपूर्ण तो नहीं कहते, कुछ जो खास विशेष पाठ्य सामग्री प्रदान कर दी जाती है और परीक्षा की व्यवस्था की जाती है। वहाँ पे काउंसलिंग जैसा कोई व्यवस्था नहीं होती है पत्राचार अध्ययन प्रणाली में। जबकि दूर शिक्षा प्रणाली इसका और नियमित शिक्षा प्रणाली का मतलब पत्राचार प्रणाली का, नियमित शिक्षा प्रणाली का और एक हम बोल रहे स्वाध्ययन प्रणाली, रेगुलर एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम और करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन सिस्टम, इन तीनों का मिला जुला रूप होता ओडीएल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। अच्छा, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग के जो कोर्सेस हैं ओडीएल, ये इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं प्रतिवर्ष एनरोल होते हैं और अपनी पढ़ाई किसी न किसी कोर्स में करते हैं। तो जो नियमित शिक्षा है और जो दूरस्थ शिक्षा है, क्या इसमें कोई अंतर आता है? देखिए, कहना चाहिए शिक्षा को लेके भारत शासन बहुत कदम उठा रहे हैं और सर्वप्रथम जब हम इग्नू की बात करते हैं, वर्ष 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि पूरे भारतवर्ष में इनका कार्य क्षेत्र रहा और प्रगति करते हुए उस समय जब स्थापना हुई थी मात्र 2 अध्ययन कार्यक्रम उपलब्ध थे, डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। फिर उसके बाद प्रगति करते अपने कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए इग्नू में अध्ययन कार्यक्रमों की संख्या 333 या उससे अधिक है। तो इतने अधिक संख्या में कार्यक्रम संभवतः मेरी जानकारी में भारत का कोई विश्वविद्यालय उपलब्ध नहीं कराता है, ना नियमित शिक्षा में, ना दूरस्थ शिक्षा में या अन्य प्रकार के शिक्षा में। तो ये अध्ययन कार्यक्रम हर प्रकार की विधाओं से संबंधित होते हैं और जिनकी आवश्यकता वर्तमान में है या आने वाले समय में है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्सेस हैं, जैसे हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपने दैनंदिन कार्य में उनको समय नहीं मिलता है और अपने दैनिक जीवन में कुछ लोग नौकरियों पर जाते हैं और वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें कोर्सेस करने चाहिए। तो उनके लिए किस तरह के विकल्प दूरस्थ शिक्षा में उपलब्ध है? जी, दूर शिक्षा की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य यही था कि कोई सतत शिक्षा लेना चाहता है, जीवन पर्यंत शिक्षा लेना चाहता है, या जो एक बेसिक मूलभूत शिक्षा जो स्कूल की शिक्षा के बाद होती है वो नहीं ले पाया है, तो भी अपने आप को उसके हिसाब से इन्वॉल्व कर सके, उस शिक्षा को ले सके। तो दूर शिक्षा का मुख्य ध्येय ये रहता है कि विद्यार्थियों को वही शिक्षा, वही गुणवत्ता
गुणवत्ता और वही मान्यता की शिक्षा देना जो कि भारत सरकार के नियमों के अनुरूप है, निर्देशों के अनुरूप है। जैसे इग्नू से कोई विद्यार्थी स्नातक कार्यक्रम करता है तो वो भारत की जो सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी होती है उसको भी देने का पात्र रहता है। मतलब इग्नू की अगर आप मान्यता की कहीं किसी को जानकारी चाहिए तो इग्नू की वेबसाइट में भी रहता है, यूजीसी ने भी इसके लिए दिया है और अलग अलग संस्थाओं से रहता है। गूगल में भी एक सिंपल सर्च में भी काफी जानकारी मिल जाती है। अच्छा, आपने जो मान्यताओं संबंधी बात की, और कई बार विद्यार्थियों के मन में संशय होता है कि वो यदि इस कोर्स को करते हैं या फिर अपना जो स्नातक है या परास्नातक है वो किसी मुक्त विश्वविद्यालय से करते हैं। जी। हम मध्य प्रदेश शासन के जैसे भोज ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं या फिर भारत सरकार के जो सबसे बड़े मुक्त विश्वविद्यालय की बात है, और संभवतः ये किसी भी तरह का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जो इग्नू है। तो इनकी मान्यता क्या कहीं पे इन पे कोई प्रश्न चिन्ह होता है? किसी भी नौकरी के लिए किसी भी जगह पर ये मान्य होते हैं? जी, जहां तक इग्नू की बात है, इग्नू को यूजीसी का जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो या डीईसी जो डिस्टेंस एजुकेशन कंसोर्शियम के नाम से भी जाना जाता रहा, उसने जो मुख्य पाठ्यक्रम है जैसे हम एमबीए, एमसीए जो एआईसीटी से संबंधित है, इसके अलावा भी ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर के कार्यक्रम है या स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम है, उसके लिए इग्नू को स्वायत्तता प्रदान की है। उनको स्वेच्छा से, मतलब उनको ये ऐसा कोई बंधन नहीं है कि उनको प्रतिवर्ष डीईसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, यूजीसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक नियमित अंतराल में मान्यता इग्नू को प्रदान कर दी जाती है और उसके कार्यक्रम पूर्णतः वैध रहते हैं। हर यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम को, जैसे कोई विद्यार्थी बीए करके किसी नियमित शिक्षा में जाना चाहे तो इग्नू का विद्यार्थी नियमित शिक्षा में जा सकता है, उसका एमए या मास्टर डिग्री में एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ तक कि शासकीय नौकरियां, मैंने जैसे पहले भी बोला कि यूपीएससी तक के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए वो स्नातक चाहिए, तो उसको मान्य किया गया है। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात ये है कि हम अपने दूरस्थ शिक्षा के साथ कि हम अपने जो नित्य के कार्य हैं वो आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अपने बचे हुए समय में पढ़ाई करके अपने जो डिग्रियां हैं उसे अर्जित कर सकते हैं और जीवन में प्रगति कर सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जैसे ये दूरस्थ शिक्षा है, ये नई शिक्षा नीति जो 2020 में लाई गई, नई शिक्षा नीति में दूरस्थ शिक्षा को किस तरह से रखा गया है? देखिए, जब दूरस्थ शिक्षा की बात करते हैं तो दूरस्थ शिक्षा का ध्येय रहता है कि लचीलेपन से, सहजता से विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराना। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है कि अगर विद्यार्थी ने, मान लीजिए कोई 3 वर्ष का पाठ्यक्रम था और वो सेमेस्टर आधारित था, तो 6 माह में यानी प्रति वर्ष 2 सेमेस्टर हुए और इस प्रकार 6 सेमेस्टर हुए। तो ये व्यवस्था एनईपी में की गई कि मतलब अगर उसने 6 माह का यानी 1 सेमेस्टर कर लिया तो उसका जो स्कोर है वो सेव होता है। एबीसी जो एकेडमिक बैंक क्रेडिट सिस्टम है उसमें सेव हो जाता है। तो आगे जाके मान लीजिए वो गैप हो जाता है और 3, 4 या 5-10 वर्ष बाद वो आगे पढ़ना चाहता है तो उसको फिर से नए सिरे से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट इग्नू में, दूर शिक्षा में, यद्यपि पहले भी वो प्रणाली अन्य रूप में उपलब्ध थी, पर अब एनईपी के अनुरूप इग्नू के जो ज्यादातर प्रोग्राम है, मूलतः स्नातक स्तर के कार्यक्रम या स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम, वे दूर शिक्षा के अनुरूप डेवलप कर दिए गए हैं। अभी जैसा ज्ञात है कि एनईपी 2020 में ये सिस्टम किया गया कि 4 ईयर ग्रेजुएशन सिस्टम किया जाए। तो इग्नू ने अपने अनेक प्रोग्राम 4 ईयर ग्रेजुएशन सिस्टम में उपलब्ध करा दिए हैं। सामान्य बीए, सामान्य बीएससी, सामान्य बीकॉम, ये जो सामान्य कार्यक्रम है वे भी 4 ईयर पैटर्न में भी उपलब्ध है और वर्तमान में 3 ईयर पैटर्न में भी उपलब्ध है। तो एनईपी को अंगीकृत कर लिया गया है इग्नू द्वारा। जी। अच्छा, अब जैसे कोई विद्यार्थी है और वो नियमित रूप से जो कॉलेज होती है, हमारी जो औपचारिक शिक्षा है जिसमें वो अपने कॉलेज जाता है, हम मान के चलते हैं कि वो इंजीनियरिंग या मेडिकल का स्टूडेंट है और इसके साथ ही वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है, तो इसके लिए किस तरह के प्रावधान है और क्या वो एक साथ 2 कोर्सेज को कर सकता है? जी, जहाँ तक अगर हम 2 ग्रेजुएशन या 2 पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स डिग्री या 2 बैचलर डिग्री की बात करते हैं एक साथ की, तो इसकी अनुमति विगत वर्षों में प्रदान कर दी गई है। शर्त यह है कि विद्यार्थी नियमित शिक्षा और यानी एक मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री नियमित शिक्षा से ले और उसी समय अगर वो दूसरा बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री करना चाह रहा है तो वो दूरस्थ शिक्षा से लेगा। वो ना तो नियमित शिक्षा मतलब रेगुलर सिस्टम से डबल नहीं कर सकता, ना ही प्राइवेट से करेगा, ना ही डिस्टेंस से डबल करेगा। मतलब एक नियमित करेगा और एक दूरस्थ शिक्षा से करेगा। अच्छा, इसका ये अर्थ है कि यदि कोई 2 डिग्री एक साथ करना चाह रहा है तो उसके दोनों के माध्यम अलग होंगे। एक वो अगर शारीरिक शिक्षा माध्यम से कर रहा है जो जिसमें हमें कॉलेज जाना पड़ता है जी। और तो दूसरा उसे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से करना हाँ, तभी उसकी वैधता है, अन्यथा फिर उसको परेशानी होगी। अगर वो इस बात से अनभिज्ञ है या जानबूझ के करता है तो उसके लिए बाद में समस्या हो सकती है। जी, तो हम बिल्कुल अब जो हमारे युवा साथी हैं और जो दूरस्थ शिक्षा डिग्री एक साथ करना चाहते हैं उनसे हम कहेंगे कि इन प्रावधानों को आप याद रखें। इससे मतलब मन मस्तिष्क में
बिठा लें। देखिए, इसको मैं ऐसे प्रोत्साहित करना चाहूंगा और विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहूंगा। कुछ विद्यार्थी, जैसे मेरा अनुभव रहा है कि उनको इच्छा थी कि भाई वो सोशल साइंस पढ़े, पर चूंकि समय इंजीनियरिंग का या मेडिकल साइंस का, तो माता पिता के कहने पे उन्होंने बीई कर लिया। बाद में मेरे यहाँ यानी इग्नू में आए और पता चला कि वो एमएसओ कर रहे हैं। छात्रा का मैं उदाहरण दूं, जो ट्रिपल ITDM डुमना रोड पे जबलपुर में है, जो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो उसमें उसकी एक छात्रा है जिन्होंने बीटेक किया, वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, पर इग्नू में आ गए, उन्होंने MA सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया। तो अगर विद्यार्थी पैरेलल, मतलब वो 3 साल 4.5 5 साल की डिग्री के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रीम चेंज की, जबकि वही अगर किसी को पता रहता तो वो पैरेलल बीटेक या बीई या प्रोफेशनल कोर्स करते हुए एक BA या BSc जो इग्नू से उपलब्ध है या दूर शिक्षा से उपलब्ध है वो कर सकता है। बस उसको ये ध्यान रखना है कि वो जो दूसरी डिग्री ले रहा है, विशेषता दूर शिक्षा से ले रहा है, तो उसकी मान्यता की भी पड़ताल कर ले। इग्नू की पड़ताल करने के लिए तो बहुत सहजता है। इग्नू की अपनी वेबसाइट में पूरी जानकारी दी गई है कि इग्नू को किस किस से मान्यता मिली है, और UGC या AICTE या और कोई बॉडी है जिससे वो कोर्स है, तो वहां पर जाके भी वो उनकी जानकारी ले सकते हैं विद्यार्थी। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब ये जानना चाहेंगे कि जो युवा अभी नौकरी में हैं या फिर जो युवा जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो नए नए कोर्सेज करना चाह रहे हैं, तो अभी वर्तमान में जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इन्होंने किस तरह के नए कोर्सेज या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अभी कौन कौन से ऐसे नए कोर्सेज हैं जो विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से उपलब्ध? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि जुलाई 2025 का अगर हम एडमिशन साइट देखते हैं, वेबसाइट देखते हैं, तो उसमें हमें 333 प्रोग्राम 333 प्रोग्राम्स की अध्ययन कार्यक्रमों का एक जानकारी मिलती है। अभी इनकी संख्या और बढ़ चुकी है, और हम समय के मांग के हिसाब से जब बात करते हैं तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत अच्छी विधा है जिसमें PG सर्टिफिकेट है, PG डिप्लोमा है और MSc भी है। इसी प्रकार अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, जो कि अनुप्रयुक्त सांख्यिकी जिसको हम कहते हैं, उसमें भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, PG डिप्लोमा प्रोग्राम है। अभी हम बात करते हैं डाटा साइंस का समय चल रहा है, तो इसी सत्र से इग्नू MSc डाटा साइंस लॉन्च करने वाला है। MBA की बात करते हैं तो MBA 7 प्रकार के MBA हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, सिविल इंजीनियरिंग भी है, हेल्थ सेक्टर भी है, और जो बैंकिंग फाइनेंस जो कि कॉमर्स सेक्टर बिजनेस लाइन के होते हैं उसके MBA भी उपलब्ध हैं। और आपको इसमें बता दूं कि इग्नू ने हाल ही में प्रयास किया है कि MBA हिंदी माध्यम में उसका पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हो, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को सहजता से इग्नू से MBA करने का विकल्प प्रदान किया जाए। चलिए, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई, और निश्चित तौर पे जो युवा साथी कोर्सेज के माध्यम से अपनी डिग्रियों को अर्जित कर रहे हैं, उन्हें आगे भविष्य में लाभ हो, ऐसी हम कामना करते हैं। डॉक्टर हरीश कुमार केवट जी, चलते चलते आप युवा साथियों को और जो छिंदवाड़ा के ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा में बहुत ही रुचि रखते हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगी, अभी का समय है और आने वाला समय, देखिए हमेशा शिक्षा है तो आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बुद्धि बड़ा या बल बोला जाता है, तो बुद्धि से बलशाली को भी परास्त किया जा सकता है और अपनी जगह बनाई जा सकती है। तो बुद्धि का जिसकी भी सक्षमता है, जिसमें भी ये योग्यता है कि वे पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं, अपने उनको समानांतर अध्ययन करना चाहिए। आपको एक उदाहरण दूंगा, मिस्टर जैन हमारे यहाँ है, जो फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर हुए रेंजर के पोस्ट से, तो उन्होंने इग्नू से 3 या 4 प्रोग्राम कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया और वर्तमान में वे मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी कर रहे हैं। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, ललक होनी चाहिए। अपने आप को ज्ञान अर्जन के लिए आप लगाएं, अपने समय का उपयोग करें सभी लोग। निश्चित रूप से जब आप एक लगन के साथ वो कार्य करते हैं, वो शिक्षा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वे शिक्षित हों और शिक्षित भारत बनाएं, समृद्ध भारत बनाएं। बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने, और आपकी बातों से निश्चित तौर पर हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे और शिक्षा से और अच्छे से अपना जुड़ाव बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर हरीश कुमार केवट जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए। जी धन्यवाद। सभी श्रोताओं को शुभ दिवस।